कल्पना कीजिए, एक राज्य जो सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, अब एक नए संदर्भ में चर्चा का विषय बन रहा है। क्या यह बदलाव हमारे लिए चिंताजनक है? आइए हम लोग इस पर गहराई से विचार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल की भूमिका। क्या यह राज्य एक नए मार्ग के रूप में उभर रहा है? हमारे साथ है सुरक्षा विशेषज्ञ सप्तऋषि वसु, जो इस विषय पे अपनी अंतर्दृष्टि हम लोगों के साथ साझा करेंगे। सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में। धन्यवाद श्रीमान। तो सर, ये जो हमारा विषय है आज का बहुत ही चिंताजनक है और इस पर हम लोग बहुत सारी जानकारी आपसे चाहेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि क्या पश्चिम बंगाल भारत में आतंकी घुसपैठ का मुख्य मार्ग है? जी श्रीमान, और इसकी पृष्ठभूमि आज से नहीं कई सालों से रह चुकी है। और अगर आप पश्चिम बंगाल और पूरे पाकिस्तान प्रोजेक्ट की पैदाइश को देखें जी। कि जिन दो राज्यों ने पाकिस्तान को जन्म दिया राजनीतिक तरीके से, जी। भौगोलिक पाकिस्तान और राजनीतिक पाकिस्तान में अंतर इसलिए है कि राजनीतिक तरीके से मुस्लिम लीग को फाटा, वजीरिस्तान, सिंधिस्तान, बलूचिस्तान, नेपाल, ऐसे कहीं पे भी अनडिवाइडेड ब्रिटिश डोमिनियन में उनको राजनीतिक बहुमत नहीं मिला था। मिला था सिर्फ दो राज्यों में। जिन दो राज्यों में क्या कहते हैं, एक राज्य आता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जी। और दूसरा राज्य जो है हमारा बंगाल, अविभक्त बंगाल था, जिसका बंग भंग 1955 में किया गया, फिर वापस रियूनियन हुआ और बाद में 1946 में हमारी सबसे पहली घटनाएं घटी, जी। जिसमें जिसको ग्रेट कैलकटा किलिंग कहा जाता है। 1947 के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान बना, तो हमारे सुश्री जो राष्ट्रपिता जी हैं, पिता हैं श्री मोहनदास करमचंद गांधी, जी। उन्होंने बीच में कंसर्न भी रखा था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ के एक कॉरिडोर बना दिया जाए, ताकि वो आपस में आ जा सके। जी। तो एक आज की तारीख में, आज के संदर्भ में, मुगलिस्तान प्रोजेक्ट वगैरह आप जो भी सुनते हैं, जी। उसके उसका जनक यही विचारधारा था। जब भी भारत बन रहा था उस वक्त भी इस मानसिकता में पूरे भारत के अंदर में तीन रियासतें थी, जो अगर देखे तो पूरे भारत को आपस में काट देती थी। अगर पश्चिम में देखे तो जूनागढ़ रियासत थी, जी। सेंटर में देखे भोपाल की रियासत थी, और फिर क्या कहते हैं दक्षिण पूर्व में देखें, उत्तर पूर्व नहीं दक्षिण पूर्व में देखें तो हमारे क्या कहते हैं हैदराबाद की रियासत थी। इन जी। तीनों को अगर बॉर्डर्स को जोड़ लिया जाए तो ऐसा रहेगा कि भारत दो टुकड़े में टूट जाता है। हम्म। तो दो टुकड़े में टूट कर इनकी भी इच्छा नहीं थी कि भारत में ज्वाइन करेंगे। तो आगे इतिहास है। तो अब आतंकवाद जिसको हम और आप समझ रहे हैं, वो कौन सा एजेंडा है? ये वो एजेंडा है जिसको आज की तारीख में बड़े बड़े क्या कहते हैं लोग, कहते हैं गजवाए हिंद, जो लाल टोपी जैसा एक पागल है पाकिस्तान में, बोलते रहता है, या शेख सुहरावर्दी है, या जो भी हैं। ये हम्म। एक नोबिलिटी का प्रोजेक्ट था, जो मुस्लिम नोबिलिटी थी, हम्म। उनकी जो क्या कहते हैं पूरे गैंजेटिक प्लेन के ऊपर जो पकड़ थी सीधा बर्मा तक, हाँ, हाँ। बिफोर द ब्रिटिशर्स केम इन, और बिफोर मराठों के आने से पहले जी। जी। जो उनकी पकड़ थी, जिसको मुगलिया सल्तनत कहते हैं, उनकी पूरी बर्बादी के बाद उनको आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे थे, जब हम्म। बक्सर की जंग ये हार जाते हैं। जी। फिर वो चाहते हैं कि हम ये वापस हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करें, और जो है क्या कहते हैं ईस्टर्न खलीफेट, यानी जो सल्तनत उस्मानिया है, हाँ, हाँ। टर्की से लेके जो साउथ ईस्टर्न क्या कहते हैं मुस्लिम स्टेट, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां तक एक कंटिगुअस मुस्लिम कॉरिडोर बनाए। तो वहां से विचारधारा शुरू हो रही है। पहले ये मिलिट्रीली हारे, जब मिलिट्रीली इनके पास नहीं हुआ तो इन्होंने बॉयकॉट किया। बॉयकॉट करने के बाद जब ये पीछे गए, तो इन्होंने क्या कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की। अलीगढ़ मूवमेंट से बाद ये इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू की, उसमें मोपला राइट आया।
बाद में तहरीके रेशमी रुमाल चला। जब भारत विभक्त हो रहा था हम्म। उस समय से इनका एजेंडा रहा है कि किस प्रकार वापस भारत को इसके अंदर कैप्चर करें। तो जी। अब आपका सवाल है कि मुस्लिम आतंकवाद का क्या कहते हैं, क्या बंगाल स्रोत है। जी। तो अगर आप आतंकवाद के पीछे की विचारधारा को देखेंगे तो बंगाल तो उसका जेनिटर है। हम्म। क्योंकि वहीं से शेख सुहरावर्दी जी ने क्या कहते हैं पूरा, वहां से मुस्लिम लीग जीती थी और उत्तर प्रदेश से जीती थी। ये हम्म। उत्तर प्रदेश से भाग जो जीता, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत के जियोग्राफिकली अंदर था, तो उनको क्या कहते हैं फाटा वाटा के पूरा इलाका जो है काट के ब्रिटिश ने, रेड क्लिफ ने जाके उनको एक सेपरेट ज्योग्राफिकल लोकेशन दे दिया। जो कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान में आज जो है उन्होंने वोट नहीं किया था पाकिस्तान के लिए, इसीलिए उनको पाकिस्तान प्रोजेक्ट चलाना पड़ा। जबकि बंगाल के लोगों ने वोट किया था कि हमें चाहिए पाकिस्तान, अच्छा। जिसमें जोगेन मंडल, शेख सोहरावर्दी थे, और उन लोगों ने क्या कहते हैं नरहत्या की और जेनोसाइड कराया, जो कि कई कई दिनों तक चलता रहा। नोआखाली के राइट में इतिहास क्या हुआ वो इतिहास है, और बापूजी वहां तक पहुंचे भी थे। और उसके आगे कुछ हुआ, बहुत सारी तार्किक चीजें हैं, हम्म। कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, उस पर ना जाए तो अच्छा है। जी। लेकिन अभी भी उनका अनफिनिश्ड एजेंडा था। इस एजेंडा को पूरा करने के लिए इन लोगों ने 3 जंग लड़ी। हाँ हाँ। जब 1971 में हमने बंगाल को अलग कर दिया, जी। तो एसेंशियली जो ये प्रोजेक्ट था ये आधा रह गया। तो उसके बाद जो है जुल्फिकार अली भुट्टो एक कमजोर पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर एक लेफ्टिस्ट सेमी सेकुलर बट ओवरटली जिहादिस्ट, एक अजीब किस्म का मतलब ऑक्सीमोरॉन, जो कि हम्म। ना तो नर है ना मादा है, किसी का अर्धनारीश्वर की तरह, आधा लेफ्टिस्ट और आधा जिहादी किस्म जी। का एक प्रेसिडेंट बना। और उसने अपने ही मानसिकता के एक जिहादी जनरल को अपना खैरखा बनाया, जिसका नाम है जनरल जिया उल हक, जिसने उसे मौका मिलते ही टांग दिया। जब ये जनरल जिया उल हक को बना रहे थे, तो हम्म। जो बुचर ऑफ बांग्लादेश, जिन टिक्का खान वापस कलात में जाके ऑपरेशन किए, जिसके बाद उनको दूसरा टाइटल मिला बुचर ऑफ बलूचिस्तान। ये दोनों बुचरी करने के बाद वो शांत होकर बैठ गए। हम्म। इन अब जो पूरा आतंकवाद का चैप्टर, अगर मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, अगर जी। आतंकवाद के चैप्टर पे अगर आ जाएं, तो आतंकवाद शुरू कहाँ से होता है। जनरल जियाउल हक जब शक्ति पे आते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हम्म। 1971 में अपनी जो पतलूनों को वो टांग के आए थे 93,000, उसमें जनरल मुशर्रफ भी थे, गैंग ऑफ फोर भी था, कारगिल की जंग भी हुई, ये सारे लोग महानुभव जो है अपनी अपनी पतलूनें जो उतरवा के आए थे, उन्हें हमारे भारतीय सेना का पराक्रम देख गया। ऑपरेशन सर्चलाइट में मार खा चुके थे। उससे पहले क्या कहते हैं 1965 में बुरी तरह से पिट चुके थे। 1948 में भी कबायली आंदोलन के पीछे वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे कि हमारे चाचा जी को, चाचा जान को कुछ और किस्म का प्रेम आ गया। तो 1965 के बाद उनको उनको 71 के बाद उनको समझ में आया डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत की वॉर मशीन को तोड़ना असंभव हो गया है। हम्म। दूसरा, इंदिरा गांधी के पास क्या कहते हैं जनता पार्टी के हारने के बाद और इमरजेंसी के बाद एक बहुत लंबा टेन्योर रूल करने का मिल गया, जिसमें इंदिरा गांधी ने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। भले ही इंदिरा को हम अपनी तरफ से क्या मानते हैं वो अलग बात है, पाकिस्तानियों के अंदर इंदिरा का एक भय, एक आतंक बैठ गया, अच्छा। जिस वजह से लगा कि ये महिला जो है हम्म। वापस हमला हमला कर देंगी। तो इसलिए उन लोगों ने ऑपरेशन टोपैक और ऑपरेशन पिनकोड लॉन्च किया। ऑपरेशन टोपैक और ऑपरेशन पिनकोड का पहला का काम था कट ब्लीड इंडिया बाई 1,000 कट्स, और दूसरा था कि सारे आपके जो सीमावर्ती एरिया हैं इन बोथ द साइड्स ऑफ पाकिस्तान और अर्शवाइल पाकिस्तान हाँ एंड तराई रीजन ऑफ नेपाल, इसको हाँ। पूरी तरीके से डेमोग्राफिक इन्वर्शन करेंगे बाय इलीगल इमिग्रेशन। तो ब्लीड इंडिया बाई 1,000 कट्स में क्या था, कश्मीर, पंजाब, साउथ ऑफ इंडिया, दैट इज क्या कहते हैं तमिल लिबरेशन एंड नॉर्थ ईस्ट, अच्छा। इन सभी जगहों पे। क्योंकि तब तक हमारे 1900, याद रखिएगा जब जनरल जियाउल हक ताकत में आ चुके थे, तब जो है हम 1975 में चाइना से दूसरी जंग लड़ चुके थे। जी। जिस पृष्ठभूमि के बारे में बात नहीं की जाती, हमने चाइना को बहुत बुरी तरह पीट पाट दिया हाँ हाँ। बॉम्बे। तो जिस वजह से उनको लगा कि यार इनके साथ भी डायरेक्ट करने से नहीं आएगा,
हम्म। फिर हमारे टेंशन उसके साथ बढ़ गए, तो उन्हें लगा एसिमेट्रिक वॉरफेयर में वो पूरी तरह से चले गए। हाँ। और उस वक्त सीआईए, उस वक्त याद रखें कि तब तक शाह शाह ऑफ ईरान वेरी मच इन पावर था। पहलवी का फॉल नहीं हुआ था तब तक वो, खोमेनी पावर में नहीं आया था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब टोपैक पैदा हुआ। तो उन लोगों ने एज ए स्टेट पॉलिसी डिस्कस किया कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर का प्रयोग किया जाएगा, जिसको हम इस्लामिक आतंकवाद के नाम से जानते हैं। तो अब इसके क्या कहते हैं, दो तीन रूट देखे गए। वेस्टर्न कॉरिडोर में देखा गया, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ इतने हो चुके थे कि उसमें मल्टीपल लाइंस हम लोगों ने बना ली थी। उसके अंदर नदियां थी जिसको पार करना होता था। पंजाब के अंदर, इसके अंदर अखनूर सेक्टर के अंदर हमारे हेवी डिप्लॉयमेंट्स थी। हम पश्चिम की तरफ ज्यादा देखते थे। और बांग्लादेश बनाने के बाद हम थोड़ा सा अपने अंदर जो है ऐसा सोच लिए कि चलो ये तो हमारा मित्र राष्ट्र हो गया, अब हमारा रिजीम चेंज हो चुका है, अब हमें इससे खतरा नहीं है, तो हमारा ध्यान यहाँ कम होता रहा। तो उससे आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। तो आपने सबसे पहले पंजाब को इग्नाइट किया आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ जनरल भिंदरा बाद में वाले की तरफ से। एट द सेम टाइम अपने कश्मीर में ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो हम्म। कश्मीर की भारी शमशेर और वो सब एरिया में अप ऑफ श्रीनगर एंड टू द बोल, जिसे हम हम्म। लोग कश्मीर कहते हैं, लद्दाख रीजन के ऊपर, लेह हाँ लद्दाख रीजन के ऊपर सारा कांड शुरू हो गया। जी। जिसे हम बोलते हैं पीओ जेके के थ्रू। हम्म। अब वो ऑपरेशन चल ही रहा था कि इनको लगा कि वेस्टर्न फ्लैंक तो एक्टिवेट कर रहे हैं, वहां पे पुशबैक भी मिलता जा रहा है। एक ही हम्म। फ्लैंक ऐसा है जहां पे भारत की निगाहें नहीं हैं, हम्म। और जहां से क्या कहते हैं, बॉर्डर, हम्म। कंटिगुअस बॉर्डर बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम्म। कारण क्या था, इनक्लेव्स, यानी ऐसा ऐसा गांव जो कि आधा इधर है आधा इधर है, यानी ऐसा मकान जहां से हाँ ज्योग्राफिकल लाइन खींच दीजिए तो मकान हाँ का सामने वाला दरवाजा जो है बंगला भारत में पश्चिम बंगाल में खुल रहा है, तो हाँ। पीछे का दरवाजा जाके बांग्लादेश में खुल रहा है। अच्छा अच्छा। वो अनरिजॉल्व बॉर्डर था जिसके ऊपर ना हमने कभी ध्यान दिया, ना ध्यान देने की आवश्यकता समझी। हम्म। तो इस वक्त ये इनक्लेव्स का जो पोरस बॉर्डर था, हाँ ये हाँ। कब काम आया? ये पहला काम तब आया जब शेख मुजीबुर रहमान को, जिन रजाकारियों को डिफीट करके अगरतला कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बांग्लादेश बनाया गया, हाँ उनकी हाँ। हत्या कर दी गई। और पहला रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया बथ्रू जियाउर रहमान। हाँ हाँ। जियाउर रहमान ने क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने शुरू कर दिए। और उसके बाद सीरीज ऑफ कू होते रहे। और उनके अंदर क्या कहते हैं, वहां से क्या कहते हैं, ईस्टर्न इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ। लेकिन तभी भी बंगाल इग्नाइट नहीं हुआ था। क्यों नहीं इग्नाइट हुआ था? क्योंकि उस वक्त एक कम्युनिस्ट सरकार थी और वहां पे चीजें ऐसी नहीं हुई थी कि भारी मात्रा में अनुप्रवेश शुरू हो। अच्छा अनुप्रवेश शुरू होता है जिसे हम इलीगल इमिग्रेशन कहते हैं, वो शुरू होता है जनरल इरशाद के आने के बाद। अच्छा। पहली बात है कि मुजीबुर रहमान के मृत्यु के बाद जब जियाउर रहमान आए, उन्होंने सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम खत्म करके इस्लाम एज ए स्टेट पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन शुरू कर दिया। इरशाद ने आके उसको स्टेट रिलीजन बना दिया एंड स्टेट फिलोसॉफी बना दिया आर्मी का। और उसने सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अंसार। अच्छा। और उसी के, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जनरल जिया उल हक ने अपने दोस्त हमीद गुल को ट्रेन किया इन आईएसआई टू हम्म। क्रिएट सरोगेट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटलेस एक्टर विद इन कोर्ट्स। वैसे स्टेटलेस एक्टर की फुल्ली स्टेट बैक्ड है वो। अच्छा और अच्छा। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है जो सेमी क्रिमिनल ड्रग, सेमी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एंड टेररिस्ट माफियाज हैं। इसी हम्म। तरीके से इरशाद ने भी शुरू किया और वहां पे से चीजें बहुत सीरियस होने लग गई। और फिर इरशाद के समय में आईएसआई के बेसिस और एक्शंस काफी खत्म हो शुरू हो गई। लेकिन तब भी ये माइंडसेट पूरी तरह से नहीं हो चुका था कि बंगाल, जो घाव थे 1971 के, वो हम्म। पूरे भर गए हों। और जो एवरेज बांग्लादेशी हो शहर का, जो हम्म। मदरसा था बांग्लादेशी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म। जो शहर का बांग्लादेशी हो, एक पाकिस्तानी को अपने घर में बुलाने में संकोच करता था। क्योंकि
तभी भी मेमोरी उस जेनरेशन की खत्म नहीं हुई थी। हम्म। तो धीरे धीरे वहां पे एज अ पार्किंग ग्राउंड करके थ्रू नेपाल इंजेक्शन शुरू हुआ। और सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन उस वक्त आसाम में हुआ, ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल। अच्छा। बंगाल में तख्ता पलट हुआ कांग्रेस का, बंगाल में इंसर्जेंसी शुरू हुई, सबसे पहले कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, याद रखिए, नक्सलबाड़ी आंदोलन। हाँ, नक्सलवादी। नक्सल नक्सलबाड़ी आंदोलन में चारू मजूमदार गए और उन्होंने एक वेरिटेबल थ्रेट पैदा किया। और वो पूरा थ्रेट जो है सेंट्रल इंडिया तक फैल गया, जिस वजह से इंदिरा गांधी ने अपने मृत्यु से पहले 84 से पहले एक ऑपरेशन किया जिसका नाम है ऑपरेशन स्टीपल चेज। इन आतंकवादियों को शेल्टर मिलता था फ्रॉम, अगेन, इन द क्या कहते हैं, बांग्लादेश रीजन। एंड दे वर गोइंग अप एंड डाउन, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पकड़ना मुश्किल था। बट ऑपरेशन स्टीपल चेज ने इनकी पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ माओइज्म की कमर तोड़ दी। So Bengal was essentially not heated up in terms of insurgency after सिद्धार्थ शंकर रे। उन्होंने अपनी बुचरी की और पूरी तरह से हम्म इस इंसर्जेंसी को दबा दिया। लेकिन जब इरशाद आ गए और क्या कहते हैं अंसार बन गया, तब हम्म धीरे धीरे ये क्या कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम शुरू हुआ। एंड ऑपरेशन पिन कोड स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। और हम्म अगले आने वाले 10 साल में मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूरे इलाके का डेमोग्राफी बदल के मुस्लिम मेजोरिटी बनना शुरू हो गया। और ये इतना बिलो द राडार किया गया कि उसके अंदर कोई भी बड़ी घटनाएं नहीं घटी। लेकिन डेमोग्राफी क्वाइटली चलनी शुरू हो गई, स्मगलिंग का पूरा रूट चालू हो गया। और हम्म वहां से क्या कहते हैं लोगों को घुस के अंदर में आना शुरू हो गया। अब ये जमाना था ज्योति बोस के क्या कहते हैं सेकंड या थर्ड टर्म का, जहाँ पे दे वर स्टार्टिंग टू लूज लेजिटिमेसी बहुत रैपिडली, कि हम्म पहले दूसरे सेक्शन तक एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, फिर एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई। हम्म। तब उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देना शुरू किया। अच्छा। और ऐसे ऐसे पॉकेट शुरू किए जहां पे वो बोला कि ओपन डोर पॉलिसी बनाया कि भाई तुम लोग यहाँ से आ जाओ और आके यहाँ पे बस जाओ। लगभग ये पॉलिसी वैसी ही थी जैसा जो बिडेन का आपने पॉलिसी देखा अमेरिका के बॉर्डर खोलने का। क्यों? क्योंकि जो उस जिसके जो कि वहां से भाग के इधर आ रहा है, जब आपने उसको दस्तावेज दे दिए, उसको जमीनें दे दी, उसको बसने दे दिया, तो उसको अच्छी तरह से मालूम है कि उसका सर्वाइवल आप ही के थ्रू है। इसलिए हम्म एफआरआरओ को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। सुंदरबन की जो पूरी जंगलात थे और जो हम्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वाटर पुलिस था, उसको पूरी तरह से निरस्त किया गया। जो ड्रेजिंग की एक्टिविटीज थी उनको धीमा कर दिया गया ताकि बंगाल के चैनल के डेप्थ धीरे धीरे घटने शुरू हो जाए और वहां पे जहाज जाना बंद हो जाए। तो जहां पे ट्रैफिकिंग ज्यादा क्या कहते हैं मरीन ट्रैफिक जहां घट जाएगा और वो हाँ, पोर्ट मरना शुरू हो जाएगा, तो वहां कोस्ट गार्ड की एक्टिविटी घट जाएगी। और हम्म धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन बंगाल में शुरू हो गया, बंगाल के 9 डिस्ट्रिक्ट का डेमोग्राफी चेंज हो गया। घटना कब सबसे ज्यादा बढ़ी? जब इरशाद की पार्टी गिरी और खालिदा जिया और ये शेख हसीना पावर प्ले में आ गई। लेकिन मामला यहाँ पे तब तक सीरियस नहीं हुआ जब तक खालिदा जिया की पहली सरकार नहीं आई। अच्छा। जब खालिदा जिया की पहली सरकार आई, तब उन्होंने क्या किया कि जमात के रैंकिंग मेंबर्स को इस्तेमाल करके अपने पार्टी में बैठा दिया। एंड माइंड यू, बाय दैट टाइम हमारा कम्युनिस्ट की सरकार गिर गई और ममता बंदोपाध्याय 2011 में आके यहाँ बैठ जाती हैं। फिर ऑपरेशन ग्रीन हंट होता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के बाद लेकिन ममता पूरी बनर्जी तरीके से, जब ममता बनर्जी जब पहली बार सरकार में आई थी वेस्ट बंगाल में, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट की सरकार गई तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होगा। जी जी जी, ऐसे मैं उन्होंने ये ममता बंदोपाध्याय और केजरीवाल दो हम्म। एक ऐसे लीडर हैं जी। जिनको हम टेक्निकली विद इन कोट एंड कोट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े विश्वासहंता कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को इनके ऊपर बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इन लोगों ने पूरे जनता के विश्वास की हत्या की। ऑपरेशन ग्रीन हंट के बाद ममता को बहुत किया, आपको मालूम होगा कि किशन जी और जो सारे टॉप लीडर्स थे माओइस्ट, जी। वो सबसे पहले ममता बंदोपाध्याय आई कहाँ से? ममता बंदोपाध्याय आई सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन के थ्रू। जी। उन्होंने ओवरथ्रो किया, हम्म जिसमें एक देखा गया कि बंगाल में उस दौरान
एक हेवी अमाउंट में इंसर्जेंसी शुरू हुई वापस माओइस्ट। दिस इज द सेकेंड वेव। अच्छा। और इससे पहले क्या हुआ कि कश्मीरी मिलिटेंट्स, खालिस्तानी फोर्सेज जो कि बर्बा खालसा में इंक्यूबेट हो रहे थे MI6 द्वारा लंदन में, हम्म। और तमिल सेपरेटिस्ट, आंध्रा सेपरेटिस्ट, एज वेल एज क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट सेपरेटिस्ट, और PWG CPI, PWG MCP और CPI ML सबने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस किया जी। झाड़ग्राम, और क्या कहते हैं झाड़ग्राम इलाका, और क्या कहते हैं बेतिया के, एंड ऑल दिस एरिया, नॉट बेतिया, समवेयर अराउंड दैट एरिया, जिसे आज हम्म। हम जंगल महल कहते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर। जी। एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ क्या कहते हैं यूनिफाइड लेफ्ट विंग अल्ट्रा ग्रुप। इसी दौरान नेपाल के अंदर एक माओइस्ट रिवॉल्यूशन चल रहा था। नेपाल का नाराज वंश समाप्त हो चुका था, हम्म। और उन लोगों ने क्या कहते हैं माओइस्ट सरकार की स्थापना कर ली। तो फिर एक सिचुएशन बनी कि पशुपति से तिरुपति तक ये लेफ्टिस्ट पूरी तरह से काबिज हो गए, और 500 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका आतंक फैल गया। ये दौर क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस दौरान भी क्या कहते हैं बहुत सारा सपोर्ट बांग्लादेश से मिल रहा था। फिर अच्छा। बड़े बड़े कुख्यात आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन के, हाँ हाँ। टुंडा और ऐसे आतंकवादियों का जब आप ये ट्रेस करेंगे, दिस हैड ऑल गॉन थ्रू बांग्लादेश। अच्छा। फिर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा हुई जब खालिदा जिया की सरकार आई। तो हमारा चिकन स्नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके हम्म। तुरंत नजदीक एक डिपार्टमेंट, एक बांग्लादेश का डिवीजन, इसे हम राजशाही सब डिवीजन कहते हैं। वहां पे एक पॉपुलेशन है जिसे राजवंशी कहते हैं। राजवंशी का हमारे मेन पॉपुलेशन में एसिमिलेशन नहीं हो पाया ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन। और उसी वक्त दार्जिलिंग में सुभाष घिसिंग को प्रॉप अप करके एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू करवा दिया गया, जिसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं गोरखालैंड मूवमेंट कहते हैं। हाँ और हाँ। वहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रेसिपिटेट करने की कोशिश की गई। इन चीजों को क्या कहते हैं संभालने के लिए ममता ने क्या किया कि बदरुद्दीन अजमल और शाही इमाम के साथ हाथ मिलाया। एंड एट द सेम टाइम इनके क्या कहते हैं जमातियों को भी, जैसे जावेद खान हो गए, फिराद हाकिम किस्म के जो रेडिकल लीडर्स हैं, जिनकी बाहर की छवि कुछ और है, अंदर का हरकत कुछ और है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में डाला। और कुल मिला के 9 या 10 मिनिस्टर ऐसे बने जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे ऑन दिस साइड ऑफ बॉर्डर, जो कि क्या कहते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिट हासिल थी। और उसी समय में बांग्लादेश के अंदर इन्हीं रजाकारों की खालिदा जिया की सरकार बनी। इस वक्त जो है सबसे खराब परिस्थिति पैदा हुई, जिसको लेके भारत सरकार को सही में चिंता हो रही थी। ये कौन लेकिन से साल की इससे, बात है? ये खालिदा जिया के पहले गवर्नमेंट की बात हो रही है, जिसके अच्छा। बाद जो पहला क्या कहते हैं आर्मी रेबेलियन होता है, मासिव राइट्स होते हैं, और उसके बाद जो है शेख हसीना पावर में आती है, और वो लगातार 2 टर्म रूल करती हैं। हाँ हाँ। ये तीसरा टर्म था उनका। इन 2 टर्म में उन्होंने पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर छोड़ा। लेकिन जब शेख हसीना ये दूसरे टाइम में आ चुकी थी, लगभग उस वक्त ये पूरी तरह से प्राइम हो चुका था, मैच्योर हो चुका था। और उसी टाइम में हम्म। इरशाद के निकलने से के बाद और खालिदा जिया के आने के टाइम तक बांग्लादेश के ढाका शहर के हम्म। थोड़े दूर में जहांगीर नगर में एक फुल फ्लेजेड इंस्टीट्यूशन बनाया गया, अच्छा। जिस इंस्टीट्यूशन का नाम है क्या कहते हैं मुगलिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा। और ये ISI के सौजन्य से बना था, क्योंकि जब भी BNP रहा है, BNP के, अगर मैं ये मेरी बातों को ना चाहें, हाँ। आप मिलिट्री पब्लिकेशंस या आप स्प्रिंगर एल्सेवियर जो भी हाई इम्पैक्ट जर्नल है, उसमें आप रिसर्च पब्लिकेशन पढ़ लें क्या साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, कि हम्म। हमेशा कहा गया है कि शेख हसीना हैज बीन वेरी क्लोज टू द इंडिया वेस्ट एक्सिस, हम्म। while Khalida Zia's BNP has been very close to पाक चीन एक्सिस। यस। तो उस दौरान जो है काफी खतरनाक परिस्थिति बनी। बरुआ का क्या कहते हैं उल्फा के अंदर ऑपरेशन राइनो चल रहा था। वी वर लूजिंग पीपल, एंड ऑपरेशन राइनो खात्मे की तरफ था। अभी तक क्या कहते हैं उल्फा पूरी तरह से नहीं आया। और उसके बाद 2014 में पूरी गणेश पलट जाती है।
और इन जिहादियों के लिए समस्या आ जाती है जब हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट आता है। तो जी। हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी ये सिचुएशन समझने में समय लगा। बंगाल की फेंसिंग पूरी तरह नहीं हुई। और हम्म। लेकिन जब पहला उसके अंदर डेमोक्रेटिक रिजीम आया, हम्म। इनका शेख हसीना का, तब जाके ये जो बाढ़ इधर आ रही थी हम्म। आतंकवादियों की घटी। उसके बाद सबसे पहले सिमी बैन हुई, उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन बैन हुई, उसके बाद जो है कि हमारे ब्लास्ट के खिलाफ हमने एक्शन लेना शुरू किया। हम्म। तो ये चीजों को धीरे 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 कंट्रोल किया गया। तो आज जो बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, और हमने एक और बहुत बड़ा काम किया नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, कि शेख हसीना के रहते रहते हमने बॉर्डर डिस्प्यूट्स और बॉर्डर को डिमार्केट कर दिया। अच्छा। जो ये इनक्लेव्स वाले सिचुएशन थे, हमने अपनी जमीन खो के भी बोला कि भैया तुम ले लो, लेकिन इसको हमारा बॉर्डर मत बनाओ। वी हम्म। विल रिट्रीट, बट वी विल हैव अ कंटिगुअस डिफेंडेबल बॉर्डर जहाँ पे नो मैंस लैंड लैंड हो। लेकिन जहाँ बॉर्डर पे फेंसिंग को इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या इतना बड़ा बॉर्डर है कि इसको फेंसिंग के लिए इतना समय लगे? बेसिकली इसका मुख्य रूप से एक ही कारण है, करप्शन। अच्छा। क्योंकि इस बॉर्डर के थ्रू सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री यहाँ चलता है वो है कैटल स्मगलिंग का। अच्छा। आप सिर्फ कैटल स्मगलिंग यहाँ रोक दें तो बंगाल में जो मीट एंड बीफ की जो कॉस्ट है हम्म। वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। अच्छा। दूसरा क्या है कि वहां से हिल्सा मछली यहाँ स्मगल होके आती है, हम्म। यहाँ से कैटल वहां जाता है। हम्म। दूसरा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक रिकॉर्ड रहा है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब खालिदा जिया थी। तो उस समय में याद रखिए कि जो पूरा तालिबान का जो इलाका था, और वहाँ पे पॉपी कल्टीवेशन हो रहा था। हम्म। कहाँ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड क्या कहते हैं नॉर्दर्न ईरान में, जी। इंक्लूडिंग नॉर्दर्न वजीरिस्तान, इंक्लूडिंग द क्वेटा शिरा। उसको हम्म। बोला जाता था गोल्डन क्रिजेंट। और नीचे म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया को मिला के बनाया जाता है गोल्डन ट्रायंगल। इन दोनों के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डालें या सेंटर ऑफ एरिया से डालें, वो हम्म। बंगाल को बीच से काटते हुए निकलता है। तो बंगाल जो है नारकोटिक्स हाईवे का भी एक हिस्सा बना हुआ था। तो नारकोटिक्स स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग, हम्म। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जिसे पोचिंग, हम्म। ये चार पांच मेजर इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हुए ये हम्म। पूरा टेरर, ऑर्गेनाइज क्राइम का नेक्सस चल रहा था। और ममता के टाइम में बंगाल जो है एक फंक्शनिंग स्टेट से धीरे धीरे, कम्युनिस्ट के समय हमारी हालत खराब थी, हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन कम्युनिस्टों के टाइम में हम लोग ब्लैक होल स्टेट नहीं थे, क्योंकि रात को कलकत्ता शहरों में लड़कियां निकल सकती थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी। इनफैक्ट खाने पीने का कल्चर काफी लाट तक था बंगाल में। हाँ हाँ। ये सिर्फ ममता बंदोपाध्याय के आने के बाद जो हुआ है, रेन ऑफ टेरर जो शुरू हुआ है, जी। वो पूरा बंगाल जो है ब्लैक होल स्टेट में बदल गया है, जहाँ की टेरर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैप्चर एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक कंटिगुअम में बन गया है। और पूरा हम्म। बंगाल जो है एक प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी से पूरी तरह से एक कंज्यूमिंग इकोनॉमी में चला गया है। और इसके क्या कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जी। नाउ द बेसिक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड फ्लाइट कैपिटल के वजह से एक हम्म। डेफिसिट स्टेट बन चुका है, और वो एक टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हाईवे बन चुका है। जी। जी। बहुत अच्छा सर। तो हम लोगों ने अभी तक एक प्रश्न को कवर किया है और हमारे करीब 30 मिनट के समय निकल गए हैं। तो हम लोग क्या दूसरा सेशन करें या बाद में करें, या क्योंकि अभी सिर्फ एक और प्रश्न, एक और प्रश्न ले लेते हैं और उसके बाद दूसरा सेशन पार्ट टू करेंगे। तो 10 मिनट का ही समय है, उसमें हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है वो घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में क्यों विफल रहती है? क्या परेशानी है उनको, क्या प्रॉब्लम है कि वो इनको रोक नहीं पाती है? अच्छा, बंगाल के सीमा को अगर आप देखें, जी। इसके मेजर इश्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैं। तो आप अगर किसी भी फॉरवर्ड पोस्ट पे आप जाएंगे, तो पहली बात, जिस तरह से वेस्टर्न कॉरिडोर में आप देखते हैं कि बैरिकेड्स वायर हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स हैं, फिर जी। बीच में नो मैंस लैंड है, हम्म। वॉच टावर्स हैं, और हम्म। क्या कहते हैं हेवीली मशीन्ड आउटपोस्ट हैं। हम्म। वॉच टावर पे भी आउटपोस्ट है और हेवी मशीन्स हैं। और उनके अप्रोच रोड्स काफी अच्छी तरह से बीआरओ द्वारा मेटल रोड्स हैं। जी। जो बंगाल के जो गांव है, जहां जहां पे ये पूरा इलाका बना है, अब क्योंकि इनक्लेव सेटल्ड नहीं था, हम्म। इनके कहीं कहीं पे 8 फीट से भी पतले रास्ते हैं। अच्छा।
तो आप अगर किसी हेवी मिलिट्री व्हीकल को वहां पे लेके जाना चाहते हैं तो वो आप भेज नहीं सकते। जी जी। आपके सारे पोस्ट बहुत क्या कहते हैं फार इन बिटवीन है। हम्म बीच में नेचुरल बैरियर्स आते हैं, खेत आता है, कोई हम्म। रास्ता बना हुआ नहीं है। जो कोस्टल रोड एक किस्म से या बॉर्डर रोड आप होंगे हम्म, सारे पोस्ट को कनेक्ट करते हुए, वो नहीं बना है। जी जी। क्या कहते हैं डेंस फोलिएज है, क्या कहते हैं झाड़ जंगलात है, जिसके अंदर से होके गुजरना एक पेट्रोल और एक बीट के लिए संभव नहीं है। दूसरा, सिग्नल इंटेलिजेंस में आपको सबसे बड़ी समस्या आती है। ग्रामीण मोबाइल का सिग्नल जो है आधे बंगाल के रास्ते तक पहुंचता है। अगर बंगाल को अगर आप फिजिकली डेप्थ में देख लें तो अच्छा। 20-30 किलोमीटर अंदर तक ग्रामीण मोबाइल का सिम चलता है। ओ। तो कोई भी व्यक्ति वहां से अगर टेररिस्ट है वो है, उसके पास कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस द बॉर्डर मेंटेन रखता है। अच्छा। दूसरा जो है कि हम लोग तो प्रिवेंटिव साइड में है। जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीबीजी जो है, वो हम्म एक हाईली रेडिकलाइज्ड क्या कहते हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, फुल्ली पेनिट्रेटेड बाय द रजाकर्स एंड हम्म। इस्लामिस्ट, जो कि ये पूरा का पूरा जो इन्फिल्ट्रेशन है कवर फायर में पुश करती है। अच्छा। अब क्योंकि आज तक का नैरेटिव ये था यूनिट से पहले कि वो हमारा मित्र राष्ट्र है, इसलिए हमारे सरकारों ने कभी भी यहाँ हैवी मशीनरी, आर्टिलरी, एंटी पर्सनल माइन, इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस, ट्रैप्स, स्नेयर्स, मोशन डिटेक्टर्स इन सबको डिप्लॉय नहीं किया था। ना ही इसको एक एनिमी राष्ट्र की तरह से प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। ना यहाँ पे मल्टीपल डेप्थ के अंदर सर्वेलेंस स्टेशन बैठाए गए। इसको एक ऐसा ही क्या कहते हैं कंटिगुअस लेयर बना, और उसके ऊपर से हमने 2-3 गाड़ियां भी चालू कर दी, बस रूट भी बना दिए। तो हम्म कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इसी इजी होता रहा। हम्म। दूसरा क्या है कि हमारे जो एफआरआरओ के ऑफिस है उनको उतनी स्ट्रांग मॉनिटरिंग वहां पे की नहीं गई। और जो प्रेजेंट सरकार है, जो कि वहाँ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बैठा हुआ है, वो थ्रू इट्स मैकेनाइजेशन, जो उसके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, जैसे यूपी आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, हम्म इन चीजों को भी नीचे के लेवल के ऑफिसर्स को करप्ट करके इनको पूरी तरह से ये मुहैया करा दिया गया है। हम्म। और इसके ऊपर आईबी ने काफी साल से काम किया, फिर भी ये पूरी तरह से ये स्कैम और फ्रॉड रूट आउट नहीं हो रहा है। और जब तक ये पूरी तरह से डिजिटल ट्रेसेबिलिटी क्यूआर कोड से और इंस्टेंट नहीं आता, तो हाँ। आपके पास हर बंदा वहां से आने से पहले उसके पास पूरे दस्तावेज होते थे। तो अगर आप उसे अरेस्ट भी करना चाहेंगे तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। दूसरा कारण है पॉलिटिकल विल की ट्रेडिशनल कमजोरी। हाँ। तीसरा कारण है कि बिल्टअप जिस अमाउंट के फोर्सेस वहां पे होने चाहिए वो जी। है नहीं। चौथा अच्छा। कारण है कि इतना ज्यादा वहां पे क्या कहते कर क्रिमिनल एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल, हम्म। लोअर लेवल के फोर्सेस को ब्राइब करके करप्ट करके इंस्टीट्यूशन कैप्चर करना हाँ। एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरा जो इलाका जो मैंने बताया था अभी आधे घंटे में जो भूमिका बनाई वो इसीलिए क्योंकि हम्म। पूरा इलाका में पॉपुलेशन इन्वर्शन हो चुका है। और दोनों साइड के लोग ऑलमोस्ट टोपोग्राफी, फेसियली, कल्चरली एंड क्या कहते हैं ड्रेस वाइज एक जैसे दिखते हैं। उनको डिस्टिंग्विश कर पाना एक पेट्रोल के लिए बहुत ज्यादा आसानी नहीं है। और एंड एब्सेंस ऑफ नेचुरल बैरियर, जैसे देख लीजिए सोनाई नदी है, उसको अगर आप भाटे के समय में पैदल क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो बिना डुबकी लगाए गले तक में इनकी नदियां क्रॉस हो जाती हैं, या जो रिवराइन रूट से क्रॉस हो जाते हैं, या जंगल में आप पैदल चले आ सकते हो। तो ऐसा कोई नेचुरल बैरियर नहीं है। जी। तो इस किस्म की सिचुएशन के वजह से जैसे ही आदमी इधर आ गया, इसके हम्म। गांव वाले इसको शेल्टर दे देते हैं, छुपा देते हैं, इनको क्या कहते हैं ये करते थे। जब तक आप ये पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है राइट अप टू मुर्शिदाबाद, यहाँ पे कालिया चौक जैसे गांव हैं, जब तक आप वहां पे क्या कहते हैं इंटरनल मॉनिटरिंग नहीं करते, नहीं तो पॉपुलेशन शिफ्टिंग नहीं करते, इन चीजों को क्या कहते हैं पकड़ना एक ऑपरेशनल चैलेंज है। अच्छा। तो मेरे पास सप्तर्षि जी आपके लिए दो और प्रश्न हैं, लेकिन उसके लिए हम इस सेशन को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग 2-3 मिनट में फिर से ज्वाइन होते हैं। जी धन्यवाद। जी जी। तो दोस्तों हमारा इंतजार कीजिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम अभी शुरू करते हैं। सप्तर्षि जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उनके मूल्यवान विचार है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको।
और दोस्तों, आपको उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको नए दृष्टिकोण मिले होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि इस जानकारी को बढ़ाया जा सके और जो हमारे लीडर्स हैं उनको इस समस्या को सुलझाने में मदद मिले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सप्तऋषि जी।